प्यारे विद्यार्थियों, CS ऑनलाइन एकेडमी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 16/8/2025 कृष्णाष्टमी, कृष्ण जी के जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं इस चैनल को लॉन्च कर रहा हूं। ये मेरा पहला वीडियो है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इसकी शुरुआत कर रहा हूं और आज के बाद इस चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच निरंतर वीडियो आती रहेगी और 10वीं की बेहतरीन तैयारी आप सबों को टीचर्स टीम के साथ करवाई जाएगी। ज़्यादा वक्त लिए बिना मैं शुरुआत करता हूं। सर्वप्रथम आज इस चैनल के माध्यम से आप सबों को मैं बता दूं कि 5 सालों के ऑफलाइन के अनुभव के पश्चात आज मैं ऑनलाइन का जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं। और एक जानकारी और अवगत करा दूं, हमारे ऑफलाइन संस्थान का नाम CS इंग्लिश एकेडमी है और ऑनलाइन जर्नी की शुरुआत हमने CS ऑनलाइन एकेडमी के साथ कर रहा हूं। मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि अगर आप इस प्रथम वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, यदि आप सच्चे मन से ऑनलाइन में तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा 10वीं के लिए, एग्जाम 2026 के लिए, अगर आप वाकई में पढ़ने है तो अच्छे टीचर, अच्छे संस्थान की खोज आपकी थी, तो आज उस खोज की आज यहाँ समाप्ति होती है। आप सही चैनल पे आए हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके सारे सवालों को जवाब मिल जाएगा। और अंत में आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं इस वीडियो के आखिर में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज ऑफर लेकर आया हूं, जिसको मैं इस वीडियो के अंत में रिवील करने जा रहा हूं। तो अंत तक आप इस वीडियो पे बने रहें, यह आपसे गुजारिश है। और आपसे एक और गुजारिश है कि आप अगर अंत तक आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जरा सा भी अगर आपको इस वीडियो से आपको नॉलेज मिलती है, तो आप कम से कम अपने 5 दोस्तों के बीच इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करेंगे। गुरु दक्षिणा के रूप में मैं बस आपसे सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन के बेल आइकन और 5 अपने नाते रिश्तेदारों, दोस्तों के बीच शेयर करवाना चाहूंगा। बस आपसे अपील है। और वीडियो के अंत तक आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि किस तरह से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी, कितने टीचर्स की टीम होगी, सभी विषय की तैयारी होगी या नहीं होगी, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जैसा कि आज जन्माष्टमी है, तो आज विषय को भी हमने बड़े सोच समझ के चुना कि किस विषय को मैं आज सिलेबस एनालिसिस करवाऊंगा। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि संस्कृत का सिलेबस एनालिसिस है। तो संस्कृत ही क्यों? संस्कृत इसलिए कि ये देवों की भाषा है, हमारी प्राचीनतम भाषा है। इसलिए सर्वप्रथम हमने आज जन्माष्टमी के मौके पर देव भाषा संस्कृत के सिलेबस एनालिसिस का वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो लेक्चर को आप अंत तक देखें। मैं पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका समय लिया गया एक मिनट का समय आपका जाया नहीं जाने दूंगा। तो आज चलते हैं, आज इस वीडियो को शुरुआत करते हैं इस जन्माष्टमी के मौके पे। और किसी भी शुभ कार्य को शुरुआत करने से पहले हमारे हिंदू संस्कृति सभ्यता में, हमारे सनातन संस्कृति में कुछ श्लोक, कुछ मंत्र उच्चारित होते हैं। और किसी भी शुभ कार्य में सर्वप्रथम श्री गणेश करना होता है, शुरुआत करना होता है। और गणेश जी की अनुमति के बिना कोई भी काम शुभ नहीं होता है। सर्वप्रथम चाहे आप किसी भी पूजा को कराएं, सर्वप्रथम आपको पंडित जी भी गणेश जी की पूजा करवाते हैं सर्वप्रथम। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। और उसके बाद किसी शुभ काम में शुरुआत से पहले एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। उस मंत्र का भी उच्चारण करूंगा कि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इस किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप अति आवश्यक हो जाता है। और आज
दिनांक 16/8/2025 की इस बैच की शुरुआत हो रही है। और जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि आज जन्माष्टमी है, तो इस बैच का नाम हमने जय श्री कृष्णा बैच ही रखा है। तो इस बैच का नाम मेरे पहले 10वीं की तैयारी हेतु इस बैच का नाम जय श्री कृष्णा बैच ही है, क्योंकि मैं जन्माष्टमी के मौके पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूं, इस ऑनलाइन संस्थान की शुरुआत कर रहा हूं। अब मैं ज्यादा समय लिए बगैर अब मैं सिलेबस एनालिसिस की ओर आप सबों को लिए चलता हूं। तो सर्वप्रथम हमारा है चैनल का नाम CS ऑनलाइन एकेडमी। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, मेरे 5 वर्षों के ऑफलाइन के अनुभव के 50 ऑनलाइन जर्नी की शुरुआत करा हूं। हमारे ऑफलाइन संस्थान का नाम है CS इंग्लिश एकेडमी। तो हमारे ऑनलाइन संस्थान का नाम होगा CS ऑनलाइन एकेडमी और बैच का नाम जय श्री कृष्णा बैच और मिशन 450 प्लस मार्क्स के लिए ये संघर्ष शुरू होगा। और सर्वप्रथम हमारे कक्षा 10वीं की संस्कृत बुक प्यूसम द्वितीय भाग, ये प्यूसम का अर्थ मैं बता दूं आपको कि अमृत होता है, प्यूसम का मतलब अमृत होता है। और ये द्वितीय भाग इसलिए लिखा है कि ये कक्षा 9वीं में भाग 1 पढ़ी जाती है और कक्षा 10वीं में भाग 2 पढ़ी जाती है। तो बहुत सारे बुक में आपकी 10वीं में भाग 2 गोधूली भाग 2 लिखा होगा, क्योंकि गोधूली भाग 1 9वीं क्लास में पढ़ी जाती है और प्यूसम भाग 1 9वीं क्लास में और प्यूसम भाग 2 द्वितीय भाग 10वीं क्लास में। अब मैं आपको पाठ परिचय करवाता हूं कि जब मैं संस्कृत विषय को चैप्टर बाय चैप्टर अध्ययन करना शुरू करेंगे तो किस चैप्टर में क्या है, एक मौखिक एक सारांश के रूप में आप सबों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम हमारे पहले पाठ की शुरुआत होगी। मैंने जैसे कि बताया कि किसी भी शुभ काम करने से पहले, मंगल कार्य करने से पहले मंगलाचरण भगवान की स्तुति की जाती है, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में किया था। तो उसी प्रकार से संस्कृत किताब की शुरुआत ही मंगलम पाठ से हुई है, यानी कि मंगलाचरण से हुई है, भगवान की स्तुति से हुई है, भगवान की भक्ति से हुई है। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, भगवान को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है, सत्य से प्राप्त कर, सत्य को जानकर, सत्य को समझकर किस तरह से हम भगवान को हासिल कर सकते हैं, किस तरह से उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, इस पाठ में जानेंगे। उसके बाद दूसरे अध्याय में हम जानेंगे अपने राजधानी, बिहार की राजधानी पटना के बारे में, जिनका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। हम अपने पाटलिपुत्र के गौरव, पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में जानेंगे। पटना में गोलघर, चिड़ियाघर इत्यादि बहुत सारे, गंगा तट के किनारे हमारा बसा शहर पटना हमारी राज्य की राजधानी भी है। तो पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में जानेंगे। और उसके बाद तीसरे अध्याय में हम जानेंगे अलस कथा, कि किस प्रकार से मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए। और इस पाठ में जानेंगे किस प्रकार से असली आलसी जो थे, उसके बाद बनावटी आलसी भी हो गए और मंत्रियों ने, राजा और मंत्री ने मिलकर किस प्रकार से नकली मंत्री को भगाया। और ये बहुत ही रोचक हास्यपूर्ण कहानी के माध्यम से एक नैतिक शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद चौथे पाठ में हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है, या आप लोगों को पता हो ना हो, विद्यार्थियों को, कि हमारी सभी भाषाओं की अगर जननी की बात की जाए, भाषाओं की मां की बात की जाए, तो वो संस्कृत भाषा ही है। हमारे वेद पुराण सारी चीज संस्कृत में लिखी गई है, देवों की भाषा है संस्कृत। तो संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत से महान पुरुषों का हाथ तो है ही, लेकिन किस महिलाओं ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में। पंडित रमाबाई जैसे सरीखे महिलाओं ने
जिनका योगदान अविस्मरणीय है संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में। जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत में अब संस्कृत की संस्कृति लोगों में धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे महादेवी हुए जिन्होंने संस्कृत के साहित्य को आगे बढ़ाया, और उसी लेखिका के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। और 5वें अध्याय में हम पढ़ेंगे भारत महिमा, यानी कि भारत की महिमा क्या है, भारतवर्ष की महिमा क्या है, भारतवर्ष के बारे में जानेंगे, भारतवर्ष की प्राचीन गौरव के बारे में जानेंगे, भारतवर्ष की परंपरा के बारे में जानेंगे, और भारतवर्ष के सभ्यता के बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे किस तरह से देवता लोग भी भारतवर्ष में की धरती पर, भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। और फिर 6वें अध्याय में हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कार के बारे में, कि भारत की संस्कार क्या है। जैसे कि हम सभी को पता है मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, और सभी संस्कार का अपना एक और उस महत्व के बारे में समझेंगे। और उस मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारों से घिरे होते हैं, सभ्यताओं से घिरे होते हैं, संस्कृतियों से घिरे होते हैं, और उसी संस्कार के बारे में विस्तार पूर्वक भारतीय संस्कार चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे नीति श्लोक के बारे में। जब महाभारत का आरंभ हुआ था तो धृतराष्ट्र को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए, जब महाभारत आरंभ हुआ था तो धृतराष्ट्र को नैतिकता का पाठ, नैतिकता का ज्ञान विदुर जी ने दिए थे। किस तरह से उन्होंने उपदेश दिए, नीति बताए उस युद्ध में जीत के लिए, और किस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे, इस नीति श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। और फिर 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कर्मवीर कथा के बारे में, कि किस तरह से इस चैप्टर में एक दलित बालक, एक शोषित बालक, एक गरीब बालक अपने मेहनत के दम पर, अपने उत्साह के दम पर, कुछ कर गुजरने के ताकत के दम पर, कुछ कर गुजरने की चाहत के दम पर अपने कर्मों में लगा रहा, और उन्होंने आगे चलकर एक ऊंचे मकाम को भी हासिल किया, ऊंचे पद को हासिल किया, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। और किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके किया, किस तरह से अपने कर्म में लगनशीलता के साथ आगे बढ़ते रहे और उस मुकाम को हासिल किया। और उसके बारे में पढ़ेंगे कर्म वीर कथा में। जो कर्म में वीर होते हैं वही महान होते हैं, और इस पाठ में हम उस महानता के बारे में पढ़ेंगे। और 9वें अध्याय में हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद के बारे में। स्वामी दयानंद जो हमारे भारतवर्ष के समाज के लोगों को सुधारने का काम किया, उनके कुरीतियां जो थी उनको खत्म करने का काम किया। एक समाज सुधारक, समाज सेवी, जो एक महान आत्मा थे। वो बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किए गए कर्म आज भी हमारे बीच मौजूद है। उनके दिखाए रास्ते पे आज भी हम लोग चलते हैं, और आज ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बताए रास्ते पर यूं ही चलते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे समाज सुधार का काम किया, महत्वपूर्ण काम किया है, जिसके बारे में विस्तार से इस पाठ में पढ़ेंगे स्वामी दयानंद के बारे में। फिर 10वें अध्याय में हम पढ़ेंगे मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी एक नदी है, और इस नदी की खूबसूरती, इस नदी की घटाएं, इस नदी की सौंदर्यता, इस नदी की प्रकृति की जो देन है, इसके बारे में राम और सीता को बताया गया है वाल्मीकि के द्वारा। और फिर 11वें अध्याय में हम विस्तार से पढ़ेंगे व्याघ्र पथिक कथा। बाघ और जो पथिक थे, बाघ और एक पथिक राहगीर के बीच की जो बातचीत दिखाया गया, और इस बातचीत में दिखाया गया है कि हमें मनुष्य को लोभ कदापि नहीं करना चाहिए, कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ कहा भी गया है लोभस्य पापस्य कारणम। और उस बाघ और राहगीर के बीच हुई बातचीत में किस तरह से बाघ राहगीर को अपने जाल में फंसाना चाहता था, किस तरह से नाटकीय रूप में मनुष्य को, राहगीर को अपने जाल में फंसाकर उसे खा जाना चाहता था। इसको हम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। बहुत ही हास्य कहानी के रूप में दिया गया है, लेकिन इसका सार, इसका संकेत बहुत ही व्यापक है, और वो है लोभस्य पापस्य कारणम। लोभ मनुष्य को कदापि नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत ही हास्यात्मक कहानी है, बहुत ही हंसी आएगी इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ाएंगे। और अभी तो चैप्टर
एनालिसिस चल रहा है, पाठ बाय पाठ एनालिसिस चल रहा है। और 12वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कर्णस्य दानवीरता के बारे में। जो कर्ण एक शासक थे, हमारे बिहार में ही उनका जन्म हुआ था। कर्ण एक दानवीर थे और कर्ण को एक कवच कुंडल मिला हुआ था, जिस कवच कुंडल को पहने रहने से उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था युद्ध में, उसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन थे तो वो बहुत बड़े दानवीर। उसे जो कुछ मांगने वाले याचक मांगते थे वो सब कुछ दान कर दिया करते थे। और इसी क्रम में भगवान इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से उसका कवच कुंडल ही दान में मांग लिया। और वो इतने दानवीर थे कि उन्होंने अपना और न देखा ताव, आगे पीछे कुछ नहीं सोचे और उन्होंने अपना कवच कुंडल भी दान में दे दिया और उसको युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। और इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है कि दान भी यानी कि परोपकार भी हमें सोच समझ कर करना चाहिए। किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, अन्यथा परोपकार भी हमें विनाश का कारण बन सकता है। आगे हम पढ़ेंगे 13वें पाठ में विश्व शांति के बारे में। हम सभी को पता है आज विश्व में अशांति फैली हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चलता रहता है, बीच बीच में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, कभी अमेरिका किसी पे टैरिफ बढ़ा देता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पूरी दुनिया में अभी अशांति का वातावरण फैला हुआ है। और किस प्रकार से दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है, इसके बारे में इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है, जो कि आपको बताया जाएगा बहुत ही सरल और अनोखे अंदाज में। और आज की परिदृश्य उसको मैच करके भी बताया जाएगा। उसके बाद चौथे पाठ में हम पढ़ेंगे शास्त्र कारा के बारे में। एक वार्तालाप है शास्त्र कारा और शास्त्र के बीच, किस तरह से बातचीत होती है शास्त्रकार के बीच, इसके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। अब हम अगले अध्याय सिलेबस एनालिसिस के अगले टॉपिक पे चलते हैं और वो अगला टॉपिक है हमारा व्याकरण। व्याकरण में संस्कृत ये सहचर है, संस्कृत सहचर। अगर किन्हीं विद्यार्थी अगर परचेज करना चाहते हैं तो किसी भी किताब दुकान में संस्कृत सहचर आप खरीद सकते हैं। और अगर नहीं भी खरीदेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बेहतरीन ढंग से व्याकरण तैयारी करवा दी जाएगी, जिससे एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। सबसे पहले आपको व्याकरण में भाषा पढ़ाया जाएगा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, लिपि किसे कहते हैं, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है, भाषा कहते किसे हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे वर्ण, वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे संधि के बारे में, संधि क्या है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। फिर पढ़ेंगे समास के बारे में, समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, फिर लकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर विभक्ति के बारे में और अनुवाद करना सिखाएंगे। और मोटा मोटी अगर एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो अगर 50 से 60 अनुवाद डायरेक्टली अगर आपको बता दिया जाए तो ज्यादा समझने, ज्यादा लकार में उलझने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से अनुवाद बना सकते हैं। 12 अनुवाद में आपको मात्र 6 बनाने होते हैं। बहुत ही इजी अनुवाद पूछा जाता है, हिंदी में लिखा हुआ रहता है, उसको संस्कृत में अनुवाद करना रहता है। अब मैं सिलेबस एनालिसिस के अगले टॉपिक पे चलता हूं। अब हमारा आ गया है एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न। यानी कि किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले हमें पहले युद्ध रणनीति पर, युद्ध नीति पर काम करना पड़ता है। उसी प्रकार से एग्जाम रूपी युद्ध से लड़ने से पहले और उस युद्ध को जीतने से पहले कुछ रणनीति पर काम करना पड़ेगा। यूं ही हम हथियार लेके युद्ध में दौड़ जाएंगे तो उस हथियार लेके दौड़ने से हम युद्ध में पराजित होकर ही लौटेंगे। इसलिए युद्ध को जीतने से पहले हमें उस युद्ध नीति को जानना पड़ेगा और वो युद्ध नीति है हमारा एग्जाम पैटर्न। क्या आखिर एग्जाम पैटर्न हमारा क्या है? तो ऐसे तो लेट चल रहा हूं लेकिन देर आया हूं, दुरुस्त आया हूं, ये बात आप नोट कर लें और समय पर आपके सारे टॉपिक कवर कर लिए जाएंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षकों की टीम है, अलग अलग विषय के स्पेशलिस्ट टीचर आपके लिए मौजूद रहेंगे। फिजिक्स के लिए अलग,
केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर, बायोलॉजी के लिए अलग टीचर, मैथ के लिए अलग टीचर और भी विषय के लिए अलग टीचर आपके लिए मौजूद रहेंगे। तो अब मैं सिलेबस एनालिसिस की ओर लिए चलता हूं एग्जाम पैटर्न के लिए। तो कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 105। कुल प्रश्न 105 रहेंगे, जिसमें से समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट में आप इसे कंप्लीट करेंगे, और जिसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से मात्र 50 आपको बनाने हैं। आप 1 से लेके 100 तक में कोई सा भी प्रश्न बना सकते हैं, बस आपको 50 बनाने हैं। 1 से लेके 60 तक में अगर 50 पूरे हो जाएंगे रंगे हुए, तो आप एग्जामिनर 61 वाला क्वेश्चन नंबर काउंट नहीं करेगा। इसलिए सोच समझ के रंगना है, सही सही रंगना है, आसानी से बन जाएंगे। उसके बाद खंड ब में 5 सब्जेक्टिव प्रश्न में से 5 बनाने होते हैं, और जो कि इस प्रकार से डिवाइडेड है, उसके बारे में बता दूं। सर्वप्रथम पहले नंबर पे 5 सवाल में से पहले नंबर पे आपका रहेगा गद्यांश। गद्यांश में आपको 13 अंक के पूछे जाएंगे। 2 गद्यांश बनाने होंगे। 2 बनाने, इसका मतलब है जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार बोर्ड प्रश्नों की संख्या 2 गुनी होती है, 2 गुनी प्रश्नों की संख्या होती है, और 2 गुने यानी कि 50% ही बनाने हैं। जितने प्रश्न रहेंगे उसमें 50% बनाने यानी कि आधे बनाने। तो 13 अंक के रहेंगे, और ये 2 बनाने हैं यानी कि 4 प्रश्न रहेंगे। तो गद्यांश अ में 2 में से 1 बनाना है, जो कि 7 अंक का रहेगा। पहला गद्यांश 7 अंक का रहेगा। और गद्यांश कैसा, तो इसमें जैसे एक कहानी रहे, गद्यांश का मतलब गद्य और अंश यानी कि कहानी का अंश। एक कहानी दिया हुआ रहेगा, और इस कहानी में से छोटा सा कहानी, और इसी कहानी में से प्रश्न दिया हुआ रहेगा, और इसी में उसका उत्तर छुपा हुआ रहेगा। उत्तर इसी में से देख के बस लिख देना, 13 में 13 अंक सुनिश्चित है। उसके बाद फिर गद्यांश ब में, पहला ब में 2 गद्यांश रहेगा, उसमें से मात्र 1 बनाने हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस, और ये 6 अंक वाला गद्यांश रहेगा। तो इस तरह से ये 13 7 6 13 अंक वाला रहेगा, और इसमें से 13 अंक भी आसानी से लाया जा सकता है। फिर दूसरे, उसके बाद संस्कृत पत्र लेखन, यानी कि 2 पत्र लेखन रहेंगे। 4 में से 2 आपको बनाने हैं, और 8 अंक इसमें प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद संस्कृत अनुच्छेद लेखनम, संस्कृत अनुच्छेद लेखनम में भी 13 अंक रहेंगे, जो कि तीसरे नंबर पे आ गया। 5 में से 1 विषय पर 5 को रहेगा, जैसे ममग्रामा, पाटलिपुत्र, गंगा नदी इत्यादि। कुल 5 रहेंगे। 5 में से 1 विषय पर, किन्हीं एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद संस्कृत में लिखना होगा। ये आपको याद करना पड़ सकता है, और उसको 7 नंबर इसमें प्राप्त हो जाएगा। 7 अंक 7 लाइन में लिखिए और 7 अंक प्राप्त कीजिए। उसके बाद चौथे नंबर में 12 गो वाक्य दिया हुआ रहेगा। 12 वाक्य दिया हुआ रहेगा, और 12 में से 6 बनाना है, यानी कि हिंदी में वाक्य दिया हुआ रहेगा, उसको संस्कृत में अनुवाद करना है, यानी कि अनुवाद दिया रहेगा। उसके बाद 5वें नंबर में लघुत्तरीय प्रश्न 16 अंक का होगा, जिसमें 16 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र 8 बनाने हैं। 8 दूना 16 अंक। तो इस प्रकार से सब्जेक्टिव 50 अंक और ऑब्जेक्टिव 50 अंक। तो ये हमारा था एग्जाम पैटर्न। तो आशा करते हैं कि इस एग्जाम पैटर्न को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें। तो इस एग्जाम पैटर्न के बाद उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम पैटर्न को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब बारी आती है हाउ टू गेट 90% मार्क्स। 90% प्लस मार्क्स कैसे ले आ सकते हैं? तो आसान है। 50 में से कम आप 48 अंक निश्चित ले आ पाएंगे, चूंकि इसमें से 80% क्वेश्चन जो है हिंदी भाषा में ही पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा, इसकी भाषा रहती है हिंदी, आसानी से आप समझ जाएंगे। कोई संस्कृत मुश्किल नहीं है, इसको हिंदी समझा जाए मेरे अनुभव के हिसाब से। तो 80% भाषा हिंदी रहेगी, आप इसमें से 50 आसानी से बना सकते हैं। इसमें व्याकरण वाले प्रश्न भी रहेंगे और किताब वाले भी प्रश्न रहेंगे। तो 50 में से 48 लाना कोई मुश्किल बात नहीं। उसके बाद है अपठित गद्यांश, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था। 13 में से 13 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं,
अपठित गद्यांश में से। उसके बाद संस्कृत पत्र लेखन 8 में से कम 7 अंक प्राप्त कर सकते हैं। 1 अंक इसमें कम कर दिए, 2 अंक यहाँ कम कर दिए। फिर उसके बाद है संस्कृत अनुच्छेद लेखन। फिर संस्कृत में जो अनुच्छेद लेखन है जिसमें वाक्य 7 वाक्यों में भी लिखना है अनुच्छेद को, तो उसमें से हम 2 नंबर और कम कर देते। 13 में 11 नंबर, इसमें 2 में अनुच्छेद 7 में 6 कर दिए हैं और अनुवाद 6 में 5 कर दिए हैं। यानी कि अनुच्छेद लेखन में अनुच्छेद और वाक्य दोनों आ जाएगा। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न 16 में से 16 अंक इसमें दिए, क्योंकि इतना इजी रहेगा ये प्रश्न उत्तर। जब मैं आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा तो इतना इजी रहेगा कि आप 16 प्रश्न में से 16 बनाने की क्षमता आपके पास रहेगी। इसलिए यहाँ पे 16 में 16 अंक दिया हूं, एक भी अंक नहीं काटा हूं। तो कुल मिला के नंबर कम कमाते हुए 48 अंक यहाँ, 13 और 7 अंक यहाँ, 6 अंक यहाँ 11 अंक और ये 16 अंक, इन सभी को मिला करके काट करके कुल 95 अंक होंगे। यानी कि 100 अंक में से आपको 95 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 90% प्लस मार्क्स यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी संस्कृत और हिंदी जो विषय होता है ना, बहुत ही स्कोरिंग विषय होता है। इसमें आप जैसे क्रिकेट मैच में स्लो ओवर में ज्यादा चौके छक्के लगते हैं जब ओवर खत्म होने पर रहता है, उसी प्रकार से ये हमारे 10वीं के सिलेबस का ये हिंदी और संस्कृत स्लो ओवर जैसा है। तो इसमें चौके छक्के लगाने आसान है, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने के बाद ही। उसके बाद हम अब अगली स्लाइड पे चलते हैं और फिर जानेंगे स्टडी स्ट्रैटेजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हमारे CS ऑनलाइन एकेडमी की खासियत कि क्या हम यहाँ पे विशेष देने वाले हैं आप लोगों के लिए। स्टडी स्ट्रैटेजी में हम इस चीज को समझेंगे। सर्वप्रथम पहले नंबर पे हमारा होगा ऑल सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर। सभी विषयों की वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, सभी टॉपिक, सभी चैप्टर। उसके बाद लाइव क्लास भी आने वाले समय में आप लोगों के साथ लाइव क्लास से भी जुड़ा जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे होगा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, यानी कि आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन, यानी कि जैसे ही चैप्टर कोई भी कंप्लीट होती है, किसी भी विषय की चैप्टर कंप्लीट हुई, उसका अगला वीडियो, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका अगला वीडियो ऑब्जेक्टिव का होगा। यानी कि उस विषय से उस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को डील किया जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव के जस्ट बाद चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन। ऑब्जेक्टिव के जस्ट बाद फिर उस विषय के सारे सब्जेक्टिव को, उस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव को कवर कर लिए जाएंगे। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर मिक्स सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जैसे अलग अलग विषय में अलग अलग चैप्टर खत्म होंगे, तो जब सारे विषय को मिला करके मिक्स सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और मिक्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे मिक्स सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और यहाँ पर मिक्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो 6ठे नंबर मिक्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे 5वें नंबर पे था मिक्स सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर 7वें नंबर पर क्वेश्चन बैंक और का ऑब्जेक्टिव PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव भी होगा। फिर 8वें नंबर क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा इसमें जस्ट। फिर उसके बाद 9th नंबर पे वीकली चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक सीरीज, साप्ताहिक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद 10वें नंबर पर मोस्ट इंपोर्टेंट वीकली मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे इस ऑनलाइन संस्थान CS ऑनलाइन एकेडमी बाय नवीन सर के द्वारा ऑनलाइन एकेडमी तो बहुत सारे चल रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन इस ऑनलाइन की खास बात यह है कि इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशनल क्लास दिया जाएगा, ताकि आप उस मोटिवेशन को प्राप्त करके अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके, अपना भविष्य बेहतर कर सके। आपकी ड्रेसिंग्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी ड्रेसिंग्स, आपकी बातचीत करने के तरीके, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आपकी जो
भाव भंगिमा होती है, एक्सप्रेशन जो होती है, वो आपको बैठने की कला, आपको चलने की कला, यानी कि छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीजों को आपको कराया जाएगा ताकि आप अपने परिवार में, अपने समाज में एक इज्जतदार, एक वैल्यूएबल, एक प्रतिष्ठित, एक सम्मानित नागरिक बन सके, जो कि अभी के जमाने में इसकी घोर कमी है। आपको भी पता होगा, आप जहां रहते होंगे, आसपास अड़ोस पड़ोस, अपने गांव समाज में देखते होंगे, ज्यादातर बच्चे अगर पढ़ते लिखते भी अच्छे अंक भी हासिल कर लिए हैं, लेकिन उसमें कोई भी बड़ों से बातचीत करने की तमीज नहीं है, उसमें ना वो ढंग से समाज में रह पाते हैं, उनको कोई लाइक नहीं करता है। बेशक वो नंबर ले आए, तो उसमें सबसे बड़ी कमी होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास की। लोग उसको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए अधिकांश संस्थान उसको एक मशीन की तरह यूज करने लग जाते हैं। बस पढ़ो पढ़ो, रटो रटो, बस उसको सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में बताया जाता है। उसके जीवन शैली, जीवन के भविष्य के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता है, जो कि हम आपसे वादा करते हैं कि कंटिन्यूअसली ये मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशनल क्लास आप लोगों को जाता रहेगा। ये मैं नवीन सर आपसे प्रॉमिस करता हूं। उसके बाद हमारा अब आता है कृष्णाष्टमी स्पेशल ऑफर। जैसे कि मैंने बताया, कुछ सरप्राइज ऑफर आपके लिए लाऊंगा इस वीडियो लेक्चर के अंत में। तो वीडियो लेक्चर के अंत में आ चुके हैं, और एग्जाम स्पेशल पीडीएफ नोट्स एट ओनली 49, यानी कि एग्जाम स्पेशल ये पीडीएफ नोट्स रहेगा मात्र 49 रुपए में। और 49 रुपए में एक विषय का नहीं, दो विषय का नहीं, सिर्फ एग्जाम वाला क्वेश्चन नहीं, इसमें हर एक विषय, हिंदी, संस्कृत, हिंदी किताब, वर्णिका, संस्कृत, ग्रामर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, यानी कि सभी विषय का चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक, सारे चीज आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। मात्र 49 रुपए इसकी फीस रहेगी। चाहता तो मैं इसको फ्री में भी प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन मैंने फ्री में नहीं किया, क्योंकि फ्री की चीज की जो है वैल्यू वो घट जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि 49 रुपए फीस रख देता हूं, ताकि लेने वालों को थोड़ी सी अहमियत रहे इस चीज की, इस नोट्स की, और इसको बेकदरी ना करे। इसलिए मैंने 49 रुपए का प्राइस रख दिया। और इस नोट्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, यह एक वेलकम ऑफर है। यह एक वेलकम ऑफर है जो कि सिर्फ 2025 से 26 सेशन वालों के लिए ही है, जो इस वर्ष, अगले वर्ष मैट्रिक परीक्षा देंगे, जो अभी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यह सिर्फ ऑफर है। अगले साल से आप देखिएगा, आप रिटर्न आइएगा देखने के लिए कि हमने इस नोट्स के क्या प्राइस रखे हैं। तो इस नोट्स के प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, और इसमें कुछ अपडेटेड वर्जन आएंगे अगले साल में। कुछ और खास करके जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा जी 2026 में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, तो वो इंक्लूड कर दिया जाएगा, और जो भी उसमें अपडेशन का काम होगा वो करके और इससे ज्यादा प्राइस में दिया जाएगा। ये वेलकम ऑफर है। कृष्णाष्टमी के शुभ अवसर पर चैनल की शुरुआत हुई है, फर्स्ट वीडियो है मेरा, और इस ऑफर के तहत फर्स्ट वीडियो और कृष्णाष्टमी तथा चैनल की शुरुआत है, शुरुआती सेशन है, इसलिए हमने ये ऑफर रखा है। मात्र 49 रुपए में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और अब मैं सेशन के अंत में मोटिवेशन के साथ इस वीडियो लेक्चर को समापन की ओर लिए चलता हूं, और वो हमारा मोटिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा कि गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। गुरु तो आपको सिर्फ रास्ते दिखाएंगे ना, गुरु तो आपको मार्गदर्शन करेंगे, गुरु तो आपको बताएंगे कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके, भविष्य में आप कामयाब हो सके। ये सिर्फ आपको बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन उस पथ पर, उस रास्ते पर चलने की जिम्मेवारी आपकी है, उसको उपयोग करने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ कि गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। द गुरु कैन ओनली टीच यू, हाउ टू यूज इट डिपेंड्स ऑन यू। गुरु होते हैं, और कहा जाता है गुरु वही रह जाता है और शिष्य
बहुत दूर तक जाता है। कामयाबी की नित्य प्रतिदिन सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, लेकिन वो कर सकते हैं, वही विद्यार्थी ऐसा पा सकते हैं, इस मुकाम को पा सकते हैं जो गुरु के बताए रास्तों पर चलते हैं, गुरु के समझाए आदर्शों को पालन करते हैं, गुरु के दिखाए रास्तों पर चलते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं और गुरु के बताए सुझाव को, सलाह को अपने जीवन में सही ढंग से उपयोग करते हैं, तभी वो कामयाब होते हैं। तो अंत में आप सभी विद्यार्थियों से एक गुजारिश के साथ विदा लेने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में अगर आपको जरा सा भी कुछ नॉलेज मिला है, आप मुझे गुरु मानते हैं और मैं आपको तो शिष्य मानूंगा ही, गुरु का कर्तव्य है, तो मैं गुरु दक्षिणा में और इस ज्ञान जो मिला है जरा सा भी हेल्पफुल है, तो मुझे सहयोग करने के लिए, मेरा समर्थन करने के लिए कम से कम अपने 5 दोस्तों के बीच, अपने 5 रिश्तेदारों के बीच, नातेदारों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और शेयर करवाएं ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके, हमें मोटिवेशन मिलते रहे। जैसे कि आप लोगों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, हम लोगों को भी इस चैनल को ग्रो करने के लिए व्यूज की जरूरत है, सब्सक्राइबर की जरूरत है। इसलिए आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि इस आह्वान को, इस अपील को, इस गुरु की अपील को आप सीरियसली लें और थोड़ा सहयोग करें, समर्थन करें, यह आपसे गुजारिश है। अंत में इस सेशन में बस इतना ही, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अंत में जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।